Hello everyone, this is मधु झावर, योर हिंदी टीचर। TAVP ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह का चैप्टर नंबर 5 गलता लोहा, जिसके लेखक शेखर जोशी हैं, का सारांश पढ़ेंगे। शेखर जोशी का जन्म सन 1932 ईस्वी में अल्मोड़ा के उत्तराखंड में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजयू, हलवाहा, वह नौरंगी बीमार है, ये सभी इनके कहानी संग्रह है। एक पेड़ की याद इनका शब्द चित्र संग्रह है। अब हम देखते हैं कि इस कहानी में शेखर जोशी ने क्या बताया है। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कारणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन, जिसका नाम क्या है, मोहन, किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। बेमानी यानी व्यर्थ या निष्फल, यानी उसको अपनी जाति पर जो अभिमान था वो सारा का सारा व्यर्थ चला जाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। अब देखते हैं कि इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से। एक तो मोहन और दूसरा धनराम। मोहन वंशीधर पुरोहित का पुत्र है और धनराम गंगाधर का पुत्र है। कहानी शुरू करने से पहले हम देखते हैं कहानी के मुख्य बिंदु। पात्र परिचय, मोहन की शिक्षा दीक्षा, वंशीधर की आशाएं, मोहन और धनराम की भेंट, मोहन का धनराम के कार्य में सहयोग देना। इस कहानी को हम इन्हीं बिंदुओं के आधार पर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कहानी गलता लोहा। मोहन और धनराम एक ही गांव के रहने वाले तथा एक ही स्कूल में पढ़े सहपाठी थे। मोहन शुरू से ही क्या था, कुशाग्र बुद्धि था। तो उसकी कुशाग्र बुद्धि के कारण उसके जो मास्टर जी थे त्रिलोक सिंह जी, वो उनका चहेता बन गया और इसीलिए उन्होंने उसे कक्षा का मॉनिटर भी बना दिया। अब क्या होता है कि मास्टर त्रिलोक सिंह को मोहन से बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है। वो किस कारण, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि का था और वो आशा करते हैं कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और स्कूल का नाम रोशन करेगा। और इसके विपरीत धनराम जो था वो मंद बुद्धि था और कई बार क्या होता था कि मास्टर जी के कहने पर मोहन के द्वारा उसको पीटा जाता था। पर जातिहीनता के कारण इसे भी धनराम मोहन का अधिकार मानता था तथा मोहन से पिटने के बावजूद भी धनराम उससे कभी ईर्ष्या नहीं करता था। और धनराम क्या होता है कि मंद बुद्धि होने के कारण तीसरी कक्षा तक ही पढ़ पाता है। और एक दिन क्या होता है कि मास्टर जी धनराम से 13 का पहाड़ा सुनाने के लिए कहते हैं और मास्टर जी को वो 13 का पहाड़ा सुना नहीं पाता है। तो इसीलिए मास्टर जी उसको कह देते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है। और ऐसा कहते हुए मास्टर जी उसे 5-6 जो दरातियाँ होती है ना, वो दरातियाँ धार करने के लिए पकड़ा देते हैं। इसी बीच क्या होता है कि एक दिन गंगाराम अचानक चल बसते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। पर धनराम अपने पिता के लोहारगिरी के काम को सहज भाव से संभाल लेता है। गंगाराम का आफर, यानी जिसको भट्टी कहते हैं, कब धनराम का आफर कहाँ जाने लगा यह लोगों को पता भी नहीं चलता है। यानी किस तरह से गंगाराम के बेटे ने यानी धनराम ने अपने पिता के धंधे को संभाल लिया, वो लोगों को उसका पता भी नहीं चलता है। मोहन की शिक्षा दीक्षा। मोहन पढ़ने में बहुत तेज़ था, यानी कुशाग्र बुद्धि था। तो उसके पिताजी ने उसको आगे पढ़ाने के लिए शहर भेज दिया
वहाँ उसके साथ यानी जहाँ उसको पढ़ने के लिए भेजा था वहाँ पर रमेश बाबू ने उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया। उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई और वहाँ पर उसको नौकरों जैसे काम करवाया जाता, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये उच्च शिक्षा प्राप्त कर उनसे बराबरी करे। ऐसा होने पर वे उससे नौकरों की तरह काम कैसे ले सकते थे। अतः उन्होंने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मोहन को 8वीं के बाद हाथ का काम सिखाया। मोहन काम की तलाश में कई कार्यालयों, फैक्ट्रियों आदि के चक्कर लगाता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है। वंशीधर की आशाएं। वंशीधर मोहन के पिता थे। जब भी कोई मोहन के विषय में उनसे पूछता तो वो बड़े उत्साह से बताते कि मोहन जब भी आएगा बड़ा अफसर बनकर ही आएगा। पर एक दिन उनका सपना टूट गया और वह स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस भी नहीं जुटा पाए। कहने का मतलब है कि वंशीधर तिवारी ने जिस आशय से अपने पुत्र मोहन को रमेश बाबू के साथ भेजा था वह पूरा नहीं हो सका और रमेश बाबू ने उसको घर पर नौकर की तरह रखा और 8वीं कक्षा तक उसको पढ़ाई करवाई, उसके बाद छुड़वा दी थी। तो इस प्रकार उनका जो सपना था वो टूट गया। मोहन और धनराम की भेंट। मोहन के पिता वंशीधर पुरोहित थे, तो उन्होंने जीवन भर पुरोहिती का काम किया। अब वृद्धावस्था में यानी अब जब वो बूढ़े हो गए तो उनसे कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं होता था। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना था, परंतु उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रुद्री पाठ करने जा सके। मोहन उनका आश्रय समझ गया, लेकिन पिता का अनुष्ठान कर पाने में वह कुशल नहीं है। अब मोहन उनकी बातों को समझ गया था कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मोहन को पुरोहिताई का काम आता नहीं था, तो वो उस काम में कुशल नहीं था। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला, लेकिन हंसुए की धार कुंद हो चुकी थी, यानी जिसकी धार में तीखापन या पेनापन नहीं था। उसे अपने दोस्त धनराम की याद आ गई। वह धनराम लोहार की दुकान पर धार लगवाने पहुंचा। धनराम जो कि उसके बचपन का मित्र था। अब इस पैराग्राफ में आया आपके रुद्री पाठ। रुद्री पाठ का मतलब होता है शिव की कृपा के लिए किया जाने वाला जो धार्मिक अनुष्ठान होता है उसे कहते हैं। अब मोहन धनराम की दुकान पर पहुंचता है और वहाँ क्या देखता है कि धनराम अपने काम में लगा हुआ था। वह लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल बना रहा था, किंतु वह छड़ निहाई पर ठीक से फेस नहीं पा रही थी और लोहा ठीक ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन जब दुकान पर पहुंचता है तो कुछ देर तक उसको देखता रहता है और फिर उसने क्या किया कि दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया। नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोले का रूप दे डाला। मोहन के काम में स्फूर्ति देखकर धनराम अवाक रह गया, यानी वो भी आश्चर्यचकित हो गया। वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर्यचकित था। धनराम के संकोच, धर्म संकट से उदासीन मोहन लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच कर रहा था। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। मोहन ने अपने द्वारा बनाए गए छड़ के गोले की जो निर्दोष बनावट थी उसको देखा और उसको देखकर उसकी आंखें प्रसन्नता और संतुष्टि से चमक रही थी। इस चमक में न तो धनराम से होड़ करने की भावना थी और न हारने जीतने का भाव। उसकी आंखों में तो एक सफल कारीगर की आत्मसंतोष की चमक थी, यानी उसको अपने आप में ही उस काम को कर और संतोष की प्राप्ति हो रही थी। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि इस कहानी का जो शीर्षक है गलता लोहा, वह अपने आप में पूरी तरह से उपयुक्त है। यानी इसका जो शीर्षक है उसका अर्थ है कि अब वह ज़माना नहीं रहा जब लोग जातीय उच्चता और कुलीनता के अभिमान में उन व्यवसायों को नहीं अपनाते थे जो नीच जाति के व्यवसाय माने जाते थे, यानी सभी अपने पैतृक व्यवसाय को ही अपनाते थे। पर यहाँ क्या हुआ कि मोहन
वंशीधर पुरोहित का पुत्र था, पर उसने अपने परंपरागत पैतृक व्यवसाय को यानी पुरोहिताई को नहीं अपनाकर और लोहारगिरी को अपनाने का निर्णय लिया, जिसमें उसने दक्षता प्राप्त की है। इस प्रकार अब जो जातीय अभिमान का लोहा था वो धीरे धीरे गलने लगा। थैंक यू।